नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है एंजल्स की इतिहास की कक्षा में। अभी तक हमने जाना कि किस तरह से गुप्त एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद वो भारत जिसने अपना स्वर्णिम युग देखा गुप्ता काल के समय, इसके बाद कोई बहुत ताकतवर राजा पूरे भारत को एक सूत्र में नहीं बांध पाया और भारत फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। आज हम देखेंगे अलग अलग के 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक वो सारे राज्य, उनमें से फिर कुछ ताकतवर राज्यों के रूप में बनकर के उभरे। हम अलग अलग इसे 3 भागों में बांटेंगे। उत्तरी भारत के राज्यों को अलग से एक बार देखेंगे और दक्षिण भारत के राज्यों को हम अलग से देखेंगे, और फिर उत्तर भारत में भी हम राजपूतों को अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। इस तरह से हम इस पीरियड को 3 भागों में बांट लेंगे। जो अर्ली मेडिवल पीरियड है उसको देखिए, मेडिवल पीरियड लगभग 1000 साल तक हुआ, 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, और उसको भी फिर 2 भागों में बांट दिया गया है इंडियन मेडिवल पीरियड को, 8th से 13th सेंचुरी तक एंड देन देयर आफ्टर। तो ये जो पीरियड था इसको भी हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे, हम सब की सुविधा के लिए, ताकि हम ज्यादा से समझ सके। लेकिन एक बार जल्दी से मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं वो छोटे छोटे सारे राज्य, जो भारत जिन छोटे छोटे राज्यों में बट गया था उस समय। दिल्ली कुछ समय तक आपको पता है तोमर्स के अधीन रहा और फिर चौहान्स के अधीन आ गया था। शुरुआती दिनों में हम सब जानते हैं कि चौहान अजमेर पे काबिज रहे और उसके बाद दिल्ली तक भी। हम सोलंकीज, हमें यह भी पता है कि ये जो क्षेत्र था आज का राजस्थान, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, पंजाब का क्षेत्र, एक समय ये पूरा प्रतिहार्स ने डोमिनेट किया, प्रतिहार्स ने रूल्स किया। ये क्षेत्र था परमार, और चंदेलों को, खुजराव, अगर आप गए होंगे तो कौन भुला सकता है चंदेलों का वो समय और उनकी वो पराकाष्ठा का जो टाइम था, जिस समय उन्होंने आर्किटेक्चर भी इतना शानदार दिया कि आज तक हम जब वहां विजिट करते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये क्षेत्र, ये थोड़ा सा जो क्षेत्र था ताप्ती के किनारे किनारे, कुछ समय तक ये यादवों के अधीन रहा, और फिर जब राष्ट्रकूट्स अपने चरम पर पहुंचे तब तो ये पूरा क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये पूरे क्षेत्र पे राष्ट्रकूट्स ने रूल किया। एक समय वो रहा जब राष्ट्रकूट्स बहुत ताकतवर रहे, हम डिटेल में बात करेंगे इनकी। और यहां तक कि राष्ट्रकूट्स ने एक समय, अगर ट्राई पार्टी स्ट्रगल की अगर मैं बात करूं, तो उन दिनों में गंगा तक का एरिया एक समय पे इन्होंने जीता।
इनके एक राजा हुए ध्रुव, उन्होंने एक समय पर गंगा तक का भी क्षेत्र जीता। और हम बात करेंगे चालुक्याज, चेराज, पांड्याज, चोल्स, और विशेषकर फिर हम चोल्स की बात करेंगे, और निश्चित रूप से हम पाल्स की बात करेंगे जो बंगाल और बिहार में बहुत डोमिनेंट रहे और ट्राई पार्टी स्ट्रगल में वो इस तरह का स्ट्रगल था कि कभी पाल भारी पड़ते थे तो कभी राष्ट्रकूट तो कभी गुजर प्रतिहार्स, उसकी भी हम बात करेंगे। शुरुआत में हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे। और सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द गुजर प्रतिहार्स। गुजर प्रतिहार्स की जब मैं बात करूं तो 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक गुजर प्रतिहार्स ने डोमिनेट किया उत्तरी भारत को। दे रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, some parts of Madhya Pradesh, Kannauj. Kannauj was in fact later their capital, and Kannauj, because it was located on the bank of river Ganga, and this was the most fertile land. This was the region that everyone wanted Kannauj in their kingdom, and there was a great struggle for Kannauj. We will talk about it. लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाउंडर इस डायनेस्टी के थे नागभट्ट। नागभट्ट was the founder, and he extended his control to the east up to these areas. To the south, he conquered up to these areas, and ग्वालियर क्या, मालवा, गुजरात में भरूच, और बहुत बड़ा एक समय पे देखिए शुरुआती दिनों में तो इनकी कैपिटल मालवा में अवंती हुआ करती, लेकिन बाद में इन्होंने इनके जो राजा भोज, सबसे शक्तिशाली राजा जो प्रतिहार्स में हुए वो राजा भोज हुए, और राजा भोज के समय गुजर प्रतिहार्स, या ज्यादातर लोग उनको केवल प्रतिहार्स भी कहते हैं, इनका साम्राज्य का एक्सटेंट बहुत बड़ा हो गया था। दैट वाज द टाइम दे हैड अंडर कंट्रोल the most fertile lands of India, including Ujjain। और धीरे धीरे करके हर एक साम्राज्य का डिक्लाइन होता है, प्रतिहार्स का भी डिक्लाइन हुआ, वो कमजोर पड़ते गए। और महमूद गजनवी ने 1018 में जो आक्रमण किया था, 1018, that was the time when this Gujar Pratihar empire was finished. So there came a decline of a very powerful empire, that was Gujar Pratihars। उन दिनों के सबसे स्ट्रॉन्ग 3 में से एक। Now I'll be taking you to the next one, to the Deccan। और डेक्कन्स में जब हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे राष्ट्रकूट्स की। दिस वॉज द एरिया, दिस वॉज द एरिया। लेटर ऑन दे हैड दिस एरिया अंडर देयर कंट्रोल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट्स ने पूरे डेक्कन
में जो राज्य किया वो इन्होंने चालुक्याज के डिक्लाइन के बाद किया। देखिए, इनिशियल दिनों में चालुक्याज ने भी अपना एक्सटेंट काफी बढ़ा लिया था, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रकूट्स ने चालुक्याज को साउथ की तरफ धक्का दिया, धकेला, और फिर धीरे धीरे चालुक्याज का जो इन्फ्लुएंस था वो बिल्कुल खत्म हो गया और दे हैड एरियाज अंडर देयर कंट्रोल, साउथ गुजरात, द कंप्लीट महाराष्ट्र एंड ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। अगर हम राष्ट्रकूट्स के फाउंडर की बात करें तो दांती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इसके जो अदर प्रोमिनेंट रूलर्स थे वो कृष्णा फर्स्ट और ध्रुव। मैं बात कर चुका हूं ध्रुव के बारे में, बहुत शक्तिशाली राजा थे और ध्रुव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक एक बार दोनों को हरा दिया था। उन्होंने प्रतिहार्स को भी हराया एक बार, और एक बार उन्होंने पाल्स को भी हराया। और ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव इतने शक्तिशाली राजा थे कि उन्होंने कन्नौज पे कंट्रोल कर लिया था। हालांकि ये एक अलग बात है कि ध्रुव ज्यादा लंबे समय तक कन्नौज पर कंट्रोल नहीं रख पाए और फिर से पाल्स ने उस पे वापस, पाल्स में हम बात करेंगे बाद में, धर्मपाल एक बहुत शक्तिशाली राजा हुए और धर्मपाल ने वापस कन्नौज छीन लिया। इसीलिए तो ट्राइपार्टी स्ट्रगल बहुत फेमस हुआ। कन्नौज का जो एरिया था वो इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि कन्नौज को जीतने वाला जो राजा होता था वो पूरी गंगा वैली को रूल करता था। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस। आप अंदाजा लगाइए, ये वो समय था जो कृषि की प्रधानता हुआ करती, जहां जितनी ज्यादा फसल उतना ज्यादा राजा की आमदनी, और जब खजाना भरा होगा तो सेना मजबूत होगी क्योंकि सेना को खर्चा चाहिए, और सेना मजबूत होगी तो एम्पायर मजबूत होगा। तो बहुत कुछ डिपेंड करता था कि खेती बाड़ी के लिए वो क्षेत्र कैसा है, और इसीलिए कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता उस समय। तो ध्रुव ने एक बार जीता, लेकिन फिर धर्मपाल जो पाल वंश के थे उन्होंने वापस हथिया लिया था। हम बाद में बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से मैं उस समय के राष्ट्रकूट का एक्सटेंट आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार राष्ट्रकूट्स का डोमिनेशन लगभग यहां तक हुआ, आप अंदाजा लगाइए, लगभग आधा भारत आप कह सकते हैं। ये कृष्णा फर्स्ट जो है ये एक और बात के लिए फेमस है, ही बिल्ट द एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स कभी गए हैं आप लोग? ओके, आई हैव बीन। ये मुंबई के बहुत पास में है एलिफेंटा केव्स। अगर कभी आप मुंबई घूमने जाएं तो एलिफेंटा केव्स जरूर जाइएगा और आपको अच्छा लगेगा, एंड यू विल बी कन्वर्जेंट विद दिस हिस्ट्री। तो इस तरह से कृष्णा फर्स्ट यानी कि राष्ट्रकूट्स ने ही एलिफेंटा केव्स का निर्माण कराया था, और दिस नाउ व्हेनेवर यू विजिट मुंबई यू मस्ट बी विजिटिंग। ओके, तो दिस इज द एक्सटेंट, दिस वॉल। इस तरह से अब हम बात करेंगे तीसरा शक्तिशाली ट्राई पार्टी में इन्वॉल्व जो तीसरी पार्टी थी, दैट वाज पाल एम्पायर। पाल एम्पायर, गोपाला वाज द फाउंडर। गोपाला वाज द फाउंडर ऑफ द पाल एम्पायर। और आपको हैरानी होगी ये बात जानकर के
you'll be surprised that Gopala was an elected king. उस जमाने में इलेक्शन, yes, Gopala was elected by election. He was an elected king. So Gopala was elected to rule over Bengal and today's Bihar. And just see the extent of the Pals. This whole area came under their control. और जैसा कि आपको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, विशेषकर धर्मपाल के समय में, दे हैड कंट्रोल ओवर कन्नौज. बोध गया का जो महाबोधि टेम्पल है, ये भी इन्हीं के टाइम पे बनवाया गया था. देवपाल जो है वो धर्मपाल के डिसेंडेंट थे. और द Bodhi temple was constructed by them. So this is the importance of, see, this dynasty, they made this area rich politically, economically and militarily. Such was the importance of the Pals. हम कन्नौज के लिए ट्राईपार्टी स्ट्रगल की वैसे काफी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर अलग से लिखने के लिए आ जाए तो यू मस्ट बी एबल टू राइट ऑन द ट्राईपार्टी स्ट्रगल ऑफ कन्नौज. First of all, you should be able to tell that this was a struggle between three states, three empires. That was Pratihars, Pals and the Rashtrakuts. Why was Kannauj so important? For the simple reason because it was a very fertile land. It was on the bank of the river Ganga. और जिस राजा का कन्नौज के ऊपर अधिकार होगा वो पूरी गंगा वैली को कंट्रोल करेगा. बातें दोनों होंगी वहां पर. गंगा से नाव से आना जाना, सामान लाना ले जाना, वो टैक्स भी, और ऑफ कोर्स निश्चित रूप से इतनी फर्टाइल लैंड से आने वाला जो टैक्स था, दैट मेड द एम्पायर वेरी रिच. और मिलिट्री रखने के लिए उन दिनों में आपको पैसा तो चाहिए था. सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्नौज. इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट में यहां पर तीनों के बारे में बात करने के बाद आई एम टेकिंग अ ब्रेक. नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे राजपूत राजाओं की. विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द राजपूत्स एंड ऑफ कोर्स देन इन द थर्ड पार्ट we shall be talking about the great Chols. So I'm taking a 5 minutes break. Have a nimbu pani and we shall again be together. Thank you.